एपिसोड 151 टू 160। अध्याय 151 097 शानदार वापसी _6। त्वचा के माध्यम से प्रेषित कोमलता ने उसके अंगों को सुन्न कर दिया, विशेष रूप से उसकी छाती पर अत्यधिक कोमल स्पर्श ने, जिसने क्षण भर के लिए उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया और उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। यूनिया मुस्कुराई, उसके पास से उठी और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। भाई यान, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? यान सॉन्ग ने अपने दिल में डूबती भावना को नजरअंदाज कर दिया और उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जी यूनिया, तुमने ऐसा जानबूझकर किया था, है ना? यूनिया ने अपनी आंखें झपकाईं, उसका स्वर शिकायत से भरा था। भाई यान, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? यान सोंग ने नाक सिकुड़ी और अपने सिर के पीछे हाथ रगड़ने के लिए उठाया। तभी अचानक वह दर्द से कराह उठा। वाह, बहुत दर्द हो रहा है। काटते वक्त तुम बहुत क्रूर होते हो। क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो तुम करने की हिम्मत नहीं करोगे? यान सोंग को हमेशा याद रहता था कि बचपन में जब वे लड़ते थे तो जी यूनिया ने उसे कितनी बेरहमी से काटा था, जिससे उस पर मानसिक आघात लगभग हो गया था। यूनिया मुस्कुराए और अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया। आपकी बदौलत भाई यान, मेरे यहाँ आधा इंच का निशान है जो कभी नहीं जाएगा। यान सोंग रुका, फिर नीचे देखा। मुझे माफ करना। यूनिया ने लड़के के थोड़े शर्मिंदा चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी माफ़ी स्वीकार करती हूँ। यान सोंग ने ऊपर देखा और अचानक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमकदार थी, चमकदार धूप की तरह, जिससे यूनिया की आंखें अनायास ही सिकुड़ गईं। जी यूनिया, अब आपको अलविदा कहे बिना जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं आपको कभी नहीं जाने दूंगी। ओह, क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं भाई यान? यान सोंग ने कहा, जैसा चाहो वैसा लो। यूनिया खिलखिलाकर हंसी, उसकी आंखें गर्म और चमकदार थीं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। उसके सिर के पीछे का घाव हल्का दर्द करने लगा। यान सोंग ने भौहें चढ़ाईं और यूनिया उसके पास गया। भाई यान, थोड़ा नीचे झुको। यान सोंग बहुत लंबा था, यूनिया का कद केवल उसकी छाती तक ही पहुंचता था, जिससे यूनिया का छोटा और नाजुक कद और भी अधिक उजागर हो जाता था। यान सोंग ने उसे हैरानी भरी नज़र से देखा, लेकिन फिर भी वह उसके कहे अनुसार बैठ गया। यूनिया की पतली उंगलियों ने उसके बालों को अलग किया, फिर चांदनी में उसने घाव की जांच की। ये बस एक ऊपरी घाव है, कोई गंभीर बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा रगड़ दूंगी। जैसे ही उसने कहा, उसकी उंगलियां धीरे धीरे मालिश करने लगी और उसकी बेहद मुलायम उंगलियों में गर्म जैद जैसी ठंडक भी थी। दर्द करने वाला घाव बिल्कुल बंद हो गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और आराम से गुनगुनाते हुए सोचने लगा, क्या इस लड़की के हाथों में जादू है? एक पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, सिर्फ उनकी धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यान सोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। लो, सब हो गया। यूनिया ने अपना हाथ वापस खींच लिया। यान सोंग ने अपने होंठ भींचे, अभी भी दर्द हो रहा है, क्या तुम इसे थोड़ा और रगड़ सकते हो? यूनिया मुस्कुराई, जरूर, मैं इसे तुम्हारे लिए फिर से रगड़ दूंगी। उसकी उंगलियों ने जानबूझकर उसके घाव को छुआ, जिससे यान सोंग दर्द से उछल पड़ा। जी यूनिया, तुमने ये जानबूझकर किया था, है ना? एक सौम्य मुस्कान के साथ यूनिया ने कहा, माफ करना भाई यान, मैं ठीक से नहीं देख रही थी और आपको चोट पहुंचा दी, है ना? यान सोंग ने उसे घूरते हुए कहा, और मैं तो बस मन ही मन तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुमने इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा दिया, तुम तो बस मुझसे झगड़ा करना चाहती हो। यूनिया ने भौहें उठाईं। भाई यान, आप मेरी किस बात की तारीफ कर रहे थे? यान सोंग ने अजीब तरह से दूसरी ओर देखा। तुमने गलत सुना होगा, सिर से पैर तक तुम में एक भी अच्छी बात नहीं है, उसने तिरस्कार भरे भाव से कहा। यूनिया ने हंसते हुए सिर हिलाया। भाई यान अभी भी बहुत जिद्दी था, या यूं कहें तो तसुंडेरे, लेकिन वह किसी भी हालत में बहुत प्यारा लग रहा था। बहन यूनिया, अचानक एक प्रसन्न स्वर गूंजा। यूनिया ने अपना सिर घुमाया और अगले ही पल एक युवक हवा की तरह तेजी से आया और यूनिया को कसकर गले लगा लिया। बहन यूनिया, इतने सालों में मुझे आपकी बहुत याद आती थी, युवक ने अपना चेहरा उसके कंधे पर रगड़ते हुए कहा। यूनिया पहले तो चौंकी, फिर हंसी और उसकी पीठ थपथपाई। मैं भी। दोनों को गले मिलते देख यान सोंग का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसके हाथ भींचे और फिर खुले, दोनों हाथों के बीच झूलते रहे जब तक कि वह खुद को रोक नहीं पाया। एक लंबे कदम के साथ उसने पीछे से यान के का कॉलर पकड़ा और उसे यूनिया के आलिंगन से ऊपर उठा लिया। यान के चिल्लाने लगा, भाई तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने ही भाई को मारने की कोशिश कर रहे हो? यान सोंग ने नाक बांध से कुड़ी, पुरुषों और महिलाओं को चीजें देते या लेते समय हाथ नहीं छूने चाहिए, ऐसी सार्वजनिक जगह पर गले लगना और आलिंगन करना कैसी शिष्टता है? उस पल यान सोंग किसी बूढ़े पंडित जैसा लग रहा था और उसके धार्मिक व्यवहार ने यूनिया को हंसी से खुद को रोक पाने में असमर्थ बना दिया। यान के रुका, फिर चिल्लाया, भाई अगर तुम सिस्टर यूनिया को गले लगाना चाहते हो तो कह दो, मुझसे ईर्ष्या मत करो, और इसके अलावा हो सकता है कि सिस्टर यूनिया तुम्हें गले भी न लगाने दें। हम अपनी दुखती रग पर चोट लगने से यान सोंग थोड़ा चिढ़ गया और यान के को दूर फेंक दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यान के ने आखिरकार खुद को संभाला, जी यूनिया की तरफ देखा जो खुश लग रही थी, फिर यान सोंग की तरफ देखा जिसका चेहरा काला पड़ गया था। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर नहीं तो मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ। अध्याय 152 097 अद्भुत उपस्थिति भव्य वापसी _7। वापस आए और स्वाभाविक रूप से यूनिया से हाथ मिलाते हुए गहरी भौहें चढ़ाए यान सोंग को देखकर मुस्कुराए। भाई, आपकी सोच बहुत पुरानी है। बहन यूनिया और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं, लिंग कोई मायने नहीं रखता। आप ऐसे नीच विचारों से हमारी पवित्र दोस्ती को कैसे कलंकित कर सकते हैं? यूनिया की ओर सिर घुमाते हुए उसने उम्मीद से पूछा। ठीक है बहन यूनिया। यूनिया मुस्कुराए और सिर हिलाया। बिल्कुल, बेइज्जती होने की क्या बकवास है? यहाँ तक कि यान सोंग, जिसे कोई रोमांटिक अनुभव नहीं था, जानती थी कि औरतों और मर्दों के बीच पूरी तरह से प्लेटोनिक दोस्ती जैसी कोई चीज़ नहीं होती, जब तक कि औरत लेस्बियन न हो और मर्द गे न हो।
यदि यान सोंग को पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो वह निश्चित रूप से अपने शब्द वापस ले लेता। यान सोंग ने यानके को घूरा, उसकी धमकी साफ दिखाई दे रही थी। यानके ने यूया के साथ बातचीत और हंसी मजाक शुरू कर दिया, मानो उसने ध्यान ही न दिया हो। उनके अंतरंग व्यवहार और मजेदार बातचीत से पूरी दुनिया को लग रहा था कि वे सच्चे दोस्त हैं। यान सोंग ने गहरी सांस ली और उसे धीरे धीरे छोड़ा। शांत रहो, उसे शांत रहना था। भाई यान, तुम यहाँ हो। अचानक एक मधुर आनंदित आवाज गूंजी। यूनिया ने मुड़कर देखा तो दीप्तिमान और सुंदर सोंग येरेन खुशी खुशी यान सोंग की ओर दौड़ी आ रही थी। उसकी आंखें तारों सी चमक रही थीं। यान सोंग की भौहें और भी कस गईं। वह परेशान हो गया और किसी को उसी समय उससे टकराना पड़ा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, कोई दया नहीं। सोंग येरेन ने अवचेतन रूप से पूछा, भाई यान, आपने क्या कहा? यान के खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। मेरे भाई ने तुम्हें भाग जाने को कहा था। गो वू एंड स्क्रम, तुम ये भी नहीं समझ सकते क्या तुम्हारे प्राथमिक स्कूल के पीई शिक्षक ने तुम्हें चीनी सिखाई थी? सोंग येरेन का चेहरा सख्त हो गया और तभी उसने देखा कि यान के जियोनिया का हाथ थामे काफी करीब से देख रहा था। उसने सहज ही दांत भींच लिए। आखिर ये लड़की कहाँ से आए और यान परिवार में सब उसे इतना पसंद क्यों करते थे? उसकी नज़र यान सोंग पर पड़ी। भाई यान उसे पसंद तो नहीं कर सकता है ना? हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह लड़की आई उसने वहां मौजूद बाकी सभी महिलाओं को पूरी तरह से ढक लिया। वह खुद को खूबसूरत समझती थी, लेकिन इस लड़की के आगे वह खुद को बिल्कुल फीका महसूस कर रही थी। अगर भाई यान उसे सचमुच पसंद करते थे तो बात समझ में आती। लेकिन ये ठीक नहीं है। जब से उसने भाई यान को यान परिवार के घर पर पहली बार देखा था तब से वो उस पर फिदा हो गई थी। पूरे 6 साल तक उसे उम्मीद थी कि एक दिन भाई यान उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देगा, लेकिन जी यूनिया अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी। नहीं, वह उसे भाई यान को चुराने की अनुमति नहीं दे सकती थी, कोई भी नहीं कर सकता था। लड़की की आंखों में एक साया सा छा गया, लेकिन जब उसने फिर ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह जी यूनिया की ओर मुड़ी, तो तुम वही सिस्टर यूनिया हो जिसके बारे में आंटी जुआंग अक्सर बात करती रहती हैं। नमस्ते, मैं सोंग येरेन हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हो। यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ के लिए धन्यवाद। यानके ने चुपके से आंखें घुमाईं। सोंग येरेन को वाकई गेम खेलना आता है क्या? उसे लगता था कि इससे मेरे भाई का ध्यान आकर्षित होगा। उसे शायद ये भी नहीं पता कि सोंग येरेन कैसा दिखता है। उदासीन भाव से सोंग येरेन का चेहरा फिर से सख्त हो गया। वह कुछ कदम और आगे बढ़ी, यूनिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यानके ने यूनिया को कुछ कदम दूर खींच लिया, जिससे वह नाकाम हो गई। सोंग येरेन का बढ़ा हुआ हाथ अजीब तरह से हवा में लटक गया। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक थी। यानके ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार वो तो उसके पिता की एक भरोसेमंद सहयोगी थी जो उसके भाई के लिए बेवजह तरसती रहती थी और हमेशा मां को मनाने के लिए उनके घर दौड़ती रहती थी और दावा करती थी कि वो मेरे भाई की स्कूल में बचपन की प्रेमिका है। तुम कितनी बेशर्म हो सकती हो? मेरे भाई की असली बचपन की प्रेमिका तो जाहिर है बहन यूनिया है। तुम खुद को क्या समझती हो? सोंग येरेन के बदलते रंग रूप की परवाह न करते हुए यानके अभी भी यूनिया के साथ बाहों में बाहें डाले यान सोंग की ओर देखकर मुस्कुराया, भाई हम कुछ देर से यहाँ बाहर हैं। हमें वापस अंदर चले जाना चाहिए। अगर माँ हमें नहीं ढूंढ पाई तो उन्हें चिंता होगी। यान सोंग ने सोंग येरेन को एक नज़र भी नहीं देखा और जाने के लिए मुड़ गया। यानके ने यूनिया की ओर मुड़कर अपनी भौहें उठाईं और विजयी भाव से मुस्कुराया, मानो कह रहा हो, अब मेरी प्रशंसा करो। यूनिया मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, तुम अभी भी बहुत शरारती हो। ही यानके अचानक यूनिया के पास झुकी और फुसफुसाई, बहन यूनिया, ये सोंग येरेन बहुत परेशान करने वाली है। हमेशा मेरे भाई से चिपकी रहती है, मानो कोई गम का टुकड़ा हो जिसे छुड़ाया ही न जा सके। वह खुद को आईने में भी ठीक से नहीं देखती, मानो कोई मेढक हंस के पीछे भाग रहा हो। हम्फ। यूनिया बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। यानके ने यूनिया के मलाईदार सफ़ेद चेहरे पर नजर डाली और खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, बहन यूनिया, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे भाई के लायक हो। नहीं, सिर्फ मेरा भाई ही तुम्हारे लायक है, बाकी तो बस दिवास्वप्न ही देख सकते हैं। यूनिया का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने चुपचाप अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। अध्याय 153 097 अद्भुत उपस्थिति भव्य वापसी _8। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यानके ने आंखें घुमाई, मैं ज्यादा नहीं सोच रहा। मैं बता रहा हूँ, मेरे भाई को हमेशा से तुम पर एक गुप्त क्रश रहा है। मैंने उसे अनगिनत बार नींद में तुम्हारा नाम पुकारते सुना है जब मैं आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठता था। बचपन में तुम दोनों जब भी मिलते थे लड़ते थे। शायद प्यार और जंग का यही तरीका है। यानके को यह मुहावरा थोड़ा अशुभ लगा। नहीं, दुश्मन से प्रेमी बनना ज्यादा पसंद है। मेरे भाई के अलग थलग रहने से धोखा मत खाओ, जैसे वो किसी के लिए भी बहुत अच्छा हो, खासकर तब जब वो हमेशा तुमसे झगड़ता रहता हो। असल में वो बस तुम्हारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। यूनिया अपने होठों पर मुस्कुराहट लाए बिना नहीं रह सकी। उस दिन गली में उसके द्वारा कहे गए शब्दों के बारे में सोचते हुए उसकी मुस्कान और भी गहरी होती जा रही थी। आगे बढ़ते हुए यान सोंग ने अचानक पलटकर देखा कि वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं, और वह अपने सीने में खटास महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी भौहें इतनी सिकुड़ गईं कि एक मक्खी भी कुचल गई। कितनी धीमी जोड़ी है, भौंके भी तुमसे तेज हैं। यानके ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बहन यूनिया और मैंने इतने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है, जाहिर है हमें दिल खोलकर बातें करनी है। अरे तुम नहीं समझोगे, तुम जैसे बदतमीज आदमी, कठोर आदमी। यान सोंग मदद नहीं कर सका, लेकिन यूनिया को देखा, एक खिलते हुए फूल की तरह मुस्कुराया, फिर अचानक मुड़ गया और चला गया। यानके ने यूनिया को आंख मारते हुए कहा, क्या मेरे भाई की ईर्ष्या भरी नजर इतनी प्यारी नहीं है? यूनिया ने उस युवक के लंबे और सीधे शरीर को देखा। उसकी चाल किशोर जैसी किंतु बलशाली थी, मानो वह अपना असंतोष प्रकट कर रहा हो।
अचानक उसके दिल में गर्मजोशी और भावना की लहर दौड़ गई। भाईयान, उसने अपनी आंखों में उभरी लहर को छिपाने के लिए जल्दी से अपनी पलकें नीचे कर लीं। उसने महसूस किया कि उसका हृदय चुपचाप एक दरार के साथ खुल गया है, कुछ उसमें घुस गया है, उसके अंगों और शरीर में जाल बन गया है। यूनिया जूंग शियुए से मिलने गई और उन्होंने आधे दिन तक बातचीत की। जूंग शियुए उसके पिछले 10 सालों के जीवन के बारे में जानना चाहती थी। युनशु की कहानी के बाद उसने बताया कि उसे डर के मारे विदेश भेज दिया गया था। उसने अपने अनुभवों का संक्षेप में जिक्र किया, लेकिन दुखद पहलुओं पर विस्तार से नहीं बताया, और सिर्फ वही बताया जो जूंग शियुए को दिलासा दे सके। जुआंग शियुए ने सहानुभूति के साथ उसे गले लगाया। तुमने पिछले वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। यूनिया ने प्यार से उसके कंधे को सहलाया। चाची जुआंग, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मैं चिंता कैसे न करूँ। उसने मेहमानों के साथ घुल मिल रहे युनशु को देखा और ठंडे स्वर में दांत पीसते हुए कहा, बेहतर होगा कि तुम अपने उस घर में वापस न लौटो। मेरे साथ घर चलो। अब से आंटी जुआंग का घर ही तुम्हारा घर है। यूनिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये वही घर है जो मेरे दादाजी मेरे लिए छोड़कर गए थे। जिस व्यक्ति को यहाँ से जाना चाहिए वह निश्चित रूप से मैं नहीं हूँ। ये कहते समय लड़की का व्यवहार नर्म और दृढ़ था, जिससे जूंग जियुए का दिल बुरी तरह दुख गया। ठीक है, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आंटी जुआंग के पास आ जाना। यूनिया ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। धन्यवाद चाची जुआंग। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्टी भी अनिवार्यता समाप्त हो गई। यूनिया ने जूंग शियुए और उसके परिवार को अलविदा कहा। जाने से पहले यानके ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ हिलाया। बहन यूनिया, जब समय मिले तो हमसे मिलने आना। यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यानसोंग पहले तो कुछ कदम दूर चला गया, लेकिन अचानक वापस मुड़ गया। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, उसकी आवाज़ खोखली और भावहीन थी। जी यूनिया, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आओ। इस दुनिया में मेरे अलावा किसी और को तुम्हें परेशान करने की इजाज़त नहीं है। जब युवक ने यह बात कही तो उसका स्वर काफ़ी उग्र था। कोई भी अन्य युवा लड़की भयभीत हो जाती, लेकिन यूनिया ने एक भान उठाए। उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। भाई यान, मैं इसे याद रखूंगी। यान परिवार को विदा करने के बाद समारोह स्थल पूरी तरह से सुनसान हो गया। युनशु और कांग जिनिक्सियन होटल से बाहर निकले। उनके पीछे युनशेन और कांग जिन से भी बाहर आए। होटल के प्रवेश द्वार पर लहराती सफ़ेद पोशाक में खड़ी लड़की को देखकर चारों के कदम रुक गए। यूनिया ने जवाब में अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चांदनी पानी के नीचे उसकी निगाहें समुद्र की तरह एक गर्म और रहस्यमयी चमक बिखेर रही थीं। दादी, पिताजी, चलो घर चलें। उसकी आवाज़ इतनी कोमल और मार्मिक थी कि फिर भी किसी तरह रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी और रोंगटे खड़े हो जाते थे। अध्याय 154 098 भाग्य बहुत कठिन, स्वर्ग नहीं लेगा। उस साल भेजा गया हत्यारा फिर कभी कोई खबर नहीं भेजता, मानो वह इस दुनिया से गायब हो गया हो, और तब से युनशु का दिल बेचैन रहता था। उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। आखिर क्या गड़बड़ हो सकती थी? आखिरकार जी यूनिया तो सिर्फ 5 साल की बच्ची थी, जो चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो, किसी भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के सामने हार ही मानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वह खुद को धोखा दे रही थी, और अब जी यूनिया वास्तव में वापस आ गई थी। 10 साल तक छिपने के बाद वह इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सचमुच उसकी पोती युनशु बनने लायक है। वह उसके धैर्य की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। आज उसके हाई प्रोफाइल प्रवेश के बारे में सोचते हुए हर एक शब्द और वाक्य को ध्यान से देखने पर उसके पीछे छिपे निशान नजर आ रहे थे। पहला, उसने उसकी वापसी की घोषणा की। दूसरा, उसने मेहमानों के सामने उन सब का मजाक उड़ाया। और तीसरा, उसने जीलानी का इस्तेमाल करके जी हुआक्सी को बाहर निकाला। और फिर वसीयत। ये सोचकर युनशु की भौहें तन गईं। क्या जी हुआक्सी ने सचमुच कोई वसीयत छोड़ी थी? उसने और शेन ने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? कांग जिनिक्सियन ने धीरे से उसकी आस्तीन खींची और युनशु वास्तविकता में वापस आ गया। फिर ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी और कई लोग कार की ओर बढ़े। एक के बाद एक उसमें सवार हो गए, और शुरू से अंत तक एक भी व्यक्ति ने यूनिया से बात नहीं की। जब तक कार चली नहीं गई, यूनिया होटल के प्रवेश द्वार के सामने अकेली खड़ी रही। उसकी बर्फ सी सफ़ेद आकृति रात के सामने और भी अकेली दिखाई दे रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे सभी दिखावे से मुक्त हो जाएंगे। उसी समय एक लाल रंग की BMW X1 उसके पास आकर रुकी, और बाई रैन ने उसकी ओर देखा। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगी। यूनिया मुस्कुराई, आगे बढ़ी और पीछे की सीट पर बैठ गई। अंदर गुलाबी रंग की फूली हुई ड्रेस पहने एक जवान लड़की खड़ी थी। यूनिया की नज़र सबसे पहले उसके बालों में लगे तितली जैसे हेयर क्लिप पर पड़ी, और उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। बाई शियांग ने यूनिया को थोड़ी दुश्मनी भरी नज़रों से देखा। वह लड़की बहुत ही शानदार थी, उसके आगे कोई भी असाधारण व्यक्ति भी पृष्ठभूमि जैसा ही लगेगा। यूनिया ने उसे एक दयालु मुस्कान दी, और बाई जियांग माहौल को बहुत तनावपूर्ण नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। कार ट्रैफिक के बीच से गुजर रही थी और दोनों तरफ नियॉन लाइटें टिमटिमा रही थीं। बाई शियांग ने बगल में बैठी लड़की की तरफ देखा। तेजी से बदलती लाइटों के बीच उसका गोरा चेहरा अजीब तरह से अलौकिक लग रहा था। एक क्षण सोचने के बाद उसने चुप्पी तोड़ी। क्या आप यान परिवार के करीब हैं? उसने देखा कि लेडी यान उसकी बहुत परवाह करती है, और वह परेशान होने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार वह उसकी आदर्श की मां थी। यूनिया मुस्कुराए। यानसोंग की एक और नन्ही प्रशंसक। उसने धीरे से जवाब दिया और कुछ नहीं कहा। उस एक शब्द ने कल्पना के लिए काफ़ी जगह छोड़ दी। वह असल में यान परिवार के कितने करीब थी? लेडी यान उसे कितना पसंद करती थी, और क्या मूर्ति भी उसे पसंद करती थी? बाई शियांग और अधिक पूछना चाहती थी, लेकिन बाई रैन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, शियांग, हम घर पर हैं। बाई शियांग ने बात करना बंद कर दिया। यूनिया को हाथ हिलाया और कार से बाहर निकल गई। बाई रैन ने यूनिया की ओर मुड़कर कहा, तुम थोड़ी देर कार में ही रहो।
मैं जीर को लेने अंदर जा रही हूँ। यूनिया ने ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, तभी बायरान एक छोटे लड़के को लेकर वापस आ गई जो उसके कंधे पर सोया हुआ लग रहा था। यूनिया ने कार का दरवाज़ा खोला और बायरान छोटे लड़के को पीछे की सीट पर बिठाने के लिए नीचे झुकी। यूनिया ने अपने पैर पर थपथपाते हुए कहा, उसे अपना सिर यहाँ टिकाने दो, उसके लिए इस तरह सोना ज़्यादा आरामदायक होगा। बायरान ने उसकी ओर देखा और जैसा सुझाव दिया गया था, लड़के का सिर यूनिया की जांघ पर रख दिया। यूनिया ने उस लड़के की ओर देखा जो गोरा था, गुलाबी गालों वाला और नाजुक चेहरा था, एक असली सुंदरता। उसे याद आया कि बायरान का बच्चा अब तक 9 साल का हो गया होगा, लेकिन ये लड़का केवल 5 या 6 साल का लग रहा था और काफ़ी पीला, स्पष्ट रूप से कमज़ोर दिख रहा था। यूनिया ने धीरे से बच्चे के गाल को छुआ, शायद उसकी उंगली थोड़ी ठंडी थी क्योंकि सोता हुआ लड़का थोड़ा कांप रहा था। यूनिया मुस्कुराई, उसका नाम क्या है? रिव्यू मिरर से बायरान की आवाज़ धीमी होकर आई, बायशी। यूनिया ने भौहें चढ़ाईं, उसने अपनी माँ का उपनाम ले लिया था। उन्होंने कहा, इतने वर्षों तक उसका पालन पोषण करना कठिन रहा होगा। बायरान की आवाज़ में नाक जैसी आवाज़ थी, सब ठीक था, मैं किसी तरह इससे बाहर निकल आई। किसी तरह से बाहर निकल आई, शब्द ही कठिनाई की कहानी कहता था। यूनिया उसकी आकृति को देखकर ये कहने से खुद को रोक नहीं पाई, तुम एक अच्छी माँ हो, अंत में सब ठीक हो जाएगा। अपनी कमियों के बावजूद बायरान ने जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अपने बच्चे को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा था। इस नज़रिए से यूनिया की नज़रों में उसकी छवि बहुत ऊंची थी। यूनिया की अपनी पृष्ठभूमि की याद आते ही बायरान को अपनी माँ की याद आ गई होगी। एयर के जन्म के बाद से ही वह समझ गई थी कि यूनिया का शुरुआती सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा। अध्याय 155 098 भाग्य बहुत कठिन, स्वर्ग नहीं लेगा _2। जन्म देने वाली माँ जिसने उसे और उसके भाई को छोड़कर दूर भाग गई, जैविक पिता और दादी जिन्होंने उसकी मृत्यु की कामना की, और उसका एकमात्र सहारा जो एक विकलांग मूर्ख था इतने सालों तक, वो नहीं जानती थी कि याया ने ये सब अकेले कैसे सहन किया। वह बस लड़की के लिए थोड़ा दिल टूटा हुआ महसूस करती थी। वास्तव में सब कुछ एक अच्छे अंत तक आएगा, बायरान ने आह भरी। वापस जाने के बाद तुम क्या करने की योजना बना रही हो? बायरान इस व्यवहारिक मुद्दे पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सकी, ये सोचकर कि याया अकेले ही यून परिवार के कई लोगों के खिलाफ कैसे संघर्ष करेगी। याया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नाव पुल पर पहुंचने पर सीधी जाएगी, और इसके अलावा मेरे पास एक सहयोगी के रूप में आप हैं, है ना? बायरान चौंक गई, फिर उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों की गहराई में एक मुस्कान तैर गई। याया ने बायरान को ऊपर से अपना सामान लाने के लिए अपने घर भेज दिया। उस समय जब जीदी ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो याया ने सच बता दिया क्योंकि खबर तो कल अखबार में छप ही जानी थी, उसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जीडाई अचानक उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ, अविश्वास से बोला, ये तो ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद है। याया, फिर भी तुम वहाँ क्यों जाओगी? वह मेरा घर है, मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? याया ने भौहें उठाईं और हल्के से हंसी, उसकी सफ़ेद पोशाक शुद्ध और अलौकिक थी। भले ही वह अजगर की मांद और बाघ की मांद ही क्यों न हो, मैंने उसे तोड़ने का मन बना लिया है। मैंने 10 साल तक इंतजार किया है, 10 साल तक तरस खाया है, ये वह दिन है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। आंटी डाई, अगर आप वास्तव में मेरी परवाह करती हैं तो कृपया मेरे द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करें। जीडाई ने अपने सामने आत्मविश्वास से भरी मुस्कुराती लड़की को देखा और धीरे से पीछे हट गई। युवा मिस, आप जा सकती हैं, उसने कहा। याया ने उसकी ओर देखा, आंटी डाई। जीडाई ने आंसू पोंछने के लिए सिर झुकाया, मुझे पता है कि युवा मिस हमेशा से ही होशियार रही हैं, लेकिन वे दोनों निर्दयी स्वभाव की हैं। मुझे डर है कि आपको नुकसान होगा, लेकिन जाहिर है यह एक ऐसा फैसला है जो आपने सोच समझ कर लिया है और मुझे इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जगह हमेशा आपका घर रहेगी और आंटी डाई हमेशा पीछे से चुपचाप आपका साथ देंगी। याया उसके पास गई और उसे हल्के से गले लगा लिया। मेरे पास अभी भी म्याओ म्याओ है, मैं अपनी जिंदगी के साथ कभी मजाक नहीं करूंगा। आंटी डाई, यह ज्यादा लंबा नहीं होगा। आंटी डाई ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे याया अपना सूटकेस लेकर चली गई। वह उसे तब तक देखती रही जब तक वह लिफ्ट में नहीं पहुंच गई, फिर खिड़की की तरफ दौड़ी और देखा कि याया मोहल्ले से गुजरते हुए सड़क किनारे एक सेडान में बैठ रही है। उसने अपना मुंह ढक लिया और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। बूढ़े गुरु, मुझे आशा है कि स्वर्ग में आपकी आत्मा युवा मिस की रक्षा कर सकेगी। भले ही इसका मतलब चाची डाई के जीवन को 10 साल कम करना हो, मैं तैयार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कार धीरे धीरे जी फैमिली मैनर में घुसी। 10 साल बाद वह जगह उसके जाने के बाद से ज्यादा नहीं बदली थी, वह अब भी खूबसूरत, शांत और मनोरम थी। यून परिवार के नौकरों ने बायरान को बायशी को कार से उतारते हुए देखा, उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़की सफ़ेद पोशाक में कार से बाहर निकल रही है, उसकी स्कर्ट लहरा रही है, वह रात की हवा में खड़ी है और सबकी आंखों को चकित कर रही है। याया ने ट्रंक खोला, अपना सामान निकाला और उसे लिविंग रूम की ओर खींच लिया। वे दोनों एक के बाद एक बैठक कक्ष में दाखिल हुए। इस समय लिविंग रूम में युनशु और कांग जिनिक्सियन एक दूसरे के बगल में बैठे थे। कांग जिनिक्सियन और युनशेन विपरीत दिशा में बैठे थे। सभी के चेहरों पर कुछ बदसूरत भाव थे, विशेष रूप से युनशु, जिसका रंग इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था कि उससे पानी टपक सकता है। कदमों की टप 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 की आहट से चारों लोगों के दिलों में एक सिहरन सी दौड़ गई और उन्होंने एक साथ सिर घुमाकर देखा। लड़की अपना सूटकेस समेटती हुई अंदर आई। उसकी निगाहें चारों लोगों के चेहरों पर घूम गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मुझे देखकर हैरान हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यह एक झटका है। वह अपने होठों को मोड़कर शुद्ध, दयालु और मनमोहक प्रतीत होती थी, लेकिन दूसरों के लिए वह एक भयावह भूत की तरह थी। कांग जिनसे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और याया को थप्पड़ मारने के इरादे से आगे बढ़ी, और हालांकि युनशु और युनशेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति दी।
याया हल्के से हंस पड़ी और जैसे ही कांग जिनसे का हाथ उसकी ओर बढ़ा, याया ने हल्के से उसकी कलाई पकड़ ली। याया की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। चाची जियांग, इतने सालों तक रखेल रहने के बाद भी आपने कोई प्रगति नहीं की है। प्यादे तो बस तोप का चारा हैं, जितनी तेज आप भागेंगी उतनी ही तेजी से आप अपनी मौत की ओर बढ़ेंगी। लड़की की गहरी आंखें प्राचीन गहरे कुओं की तरह थीं, जिनकी कोई तलहटी नहीं थी, जिससे कांग जिनसे के दिल और दिमाग में अचानक कंपन पैदा हो गया। फिर उसने गुस्से से कहा, जी यून्या, तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? तुम तो बस एक कमीने हो। अगर आज तुमने यहाँ कदम रखने की हिम्मत की तो जिंदा निकलने का सपना भी मत देखना। याया ने भौहें चढ़ाईं, अगर मैं कमीना हूँ तो तुम्हारे दिल में पिताजी के लिए क्या जगह है? या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी नज़र में पिताजी की ऐसी ही छवि है? कांग जिनसे गुस्से से चिल्लाया, तुम शब्दों को घुमाने की हिम्मत मत करो। उसने अपना हाथ वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कलाई में झुनझुनी हो रही थी और उसमें पूरी तरह से ताकत नहीं थी, जिससे वह बहुत चौंक गई। मौसम गर्म होता जा रहा है और लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। जो महिलाएं गुस्से में जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, खासकर आंटी जियांग जैसी अधेड़ उम्र की महिलाएं, अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप तेजी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हैं। अध्याय 156 098 भाग्य बहुत कठिन, स्वर्ग नहीं लेगा _3। मध्यम आयु वर्ग की महिला के नग्न व्यंग्य ने कांग जिनसे के चेहरे को बारी बारी से पीला और लाल कर दिया। उसकी निगाहें यूनिया के प्रति घृणा से भर गईं, जो लगभग स्पर्शनीय थी। यूनिया ने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अचानक ही हाथ छोड़ दिया, जिससे कांग जिनसे अप्रत्याशित रूप से चौंक गई और वह पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर गई। वह जोर से जमीन पर गिरी। आउच! वह चिल्लाई। गिरने से उसका नितंब दर्द कर रहा था और उसकी कलाई उस जगह फड़क रही थी जहां उसे दबाया गया था। युनशु ने 1000 साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी, पूरी तरह निर्दयी निगाह से देखा। जी यूनिया, तुम मरी नहीं हो। उसका प्रश्न इतना शांत था मानो वह पूछ रही हो, क्या तुमने आज खाना खाया? बिल्कुल महत्वहीन। यूनिया ने लापरवाही से अपने माथे से बालों का एक गुच्छा हटाया। एक सहज मुद्रा में खड़ा था जो एक शानदार कुलीनता और लालित्य को उजागर कर रहा था। मैं बहुत मजबूत हूँ, स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं करेगा। बायरान, जो पीछे पीछे आए, उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे को गोद में उठाकर ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। कांग जिनसे ने अपने पैरों पर खड़े होकर ठंडे स्वर में कहा, तुम वहीं खड़े रहो। बायरान ने उसकी ओर दूसरी नजर भी नहीं डाली, अपने बेटे को पकड़े हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। कांग जिनसे ने गुस्से में अपना पैर पटका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हर कोई उसके खिलाफ हो रहा है। कांग जिनिक्सियन ने धीरे से युनशु के हाथ थपथपाए। माँ, अपना ख्याल रखना। यूनिया की ओर उसकी नज़र में थोड़ी सी दोषारोपण की झलक थी। यूनिया, देखो तुमने वापस आकर माँ को कितना परेशान कर दिया है। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? यूनिया ने कंधे उचकाए। क्या मैंने कुछ कहा? अगर वह इसे मनोवैज्ञानिक रूप से नहीं ले सकती तो किसे दोषी ठहराया जा सकता है? युनशेन अचानक उठ खड़ा हुआ और एक दुर्जय उपस्थिति के साथ यूनिया की ओर बढ़ा। यूनिया ने शांति से उसकी निगाहों का सामना किया, ये देखते हुए कि वह कांग जिनसे की अधूरी कार्रवाई को दोहराने वाला था। एक जोरदार थप्पड़। वह बिना किसी घबराहट के स्थिर खड़ी रही। उसकी भौहें मजाकिया अंदाज में उठी। पिताजी, आपको इस थप्पड़ के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। अगर मैं कल बाहर निकलूं और मेरे चेहरे पर थप्पड़ का निशान छप जाए तो पूरे शहर के पहले पन्ने बुक हो जाएंगे। युनशेन का हाथ अचानक रुक गया। यूनिया के गाल से मात्र कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर उसकी गहरी आंखें उसकी आंखों में स्थिर रूप से देख रही थीं और यूनिया ने बिना किसी घबराहट या डर का संकेत दिखाए उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। युनशेन अचानक मुस्कुराया, फिर भी उसकी मुस्कान अंतहीन ठंडक से भरी थी। जी यूनिया, तुम जरा रुको। ये कहकर वह मुड़ा और ऊपर चला गया। कांग जिनसे ने यूनिया को एक बुरी नजर से देखा और फिर मुड़कर युनशेन का पीछा किया। आहुआन डरते डरते बगल में खड़ी थी, अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए अपना सिर सिकोड़ रही थी। उसे एहसास हुआ कि जिस सुंदर युवा लड़की के बारे में अफवाह थी कि उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश भेज दिया गया है, वह वही युवा मालकिन है जिसकी वापसी निश्चित रूप से परेशानी पैदा करेगी। तभी यूनिया अचानक आहुआन की ओर मुड़ी। क्या तुम मेरे लिए एक कमरा तैयार कर सकते हो? आहुआन, जिसे अचानक बुलाया गया, सहज रूप से थोड़ा सिकुड़ गई और युनशु की ओर देखने लगी, ये जानते हुए कि इस घर में घर की महिला ही असली निर्णयकर्ता थी। उसकी स्वीकृति के बिना वह पहल करने की हिम्मत नहीं करेगी। युनशु ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली और आहुआन को हल्का सा सिर हिलाया। आहुआन जल्दी से चली गई, मानो उसे माफ कर दिया गया हो। जाते समय उसने अपना माथा पोंछा। डर बहुत ज्यादा था और उसका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कांग जिनिक्सियन खड़ी हुई और मुस्कुराई। उसकी कोमल आंखें अर्धचंद्र की तरह थीं जैसे वे यूनिया की ओर मुड़ी। यूनिया, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बस माँ और मुझे बताओ, अपने आप को कठिनाई में मत डालो। यूनिया ने आंखें सिकोड़ लीं, फिर हंसते हुए बोली, आंटी आजियान, हालांकि मैं आपको आंटी कहती हूँ, पर आप सचमुच इस जगह को अपनी ही समझती हैं। मत भूलिए कि आपका उपनाम कांग है। यह मेरा घर है। मुझे अपने ही घर में आप जैसे किसी बाहरी व्यक्ति से कुछ भी कहने की क्या जरूरत है? कांग जिनिक्सियन का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपने होंठ काट लिए। थोड़ी निराशा के साथ उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ करना यूनिया, मैंने गलत बोला। कृपया इसे दिल पर मत लेना। ये दयनीय कृत्य किसके फायदे के लिए था? अब ये नाटक बेकार था। क्या चेहरे पहले ही उधेड़े नहीं जा चुके थे? अरे, तुम जैसे श्वेत कमल के खिलाफ सबसे सीधा तरीका ही सबसे अच्छा है। ये तो बस एक क्षुधावर्धक था। यूनिया ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली और अपना सामान सीधे दूसरी मंजिल पर ले गई। उसके सामान में ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उसे ले जाना आसान था। यूनिया की आकृति को सीढ़ी के प्रवेश द्वार पर गायब होते देख कांग जिनिक्सियन ने सूंघते हुए कहा, माँ, यह मेरी गलती है। मैंने यूनिया को गुस्सा दिलाया। युनशु ने उसका हाथ थपथपाया। उसकी आंखों में एक ठंडी झलक थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया, रोना बंद करो। माँ तुम्हारे साथ गलती नहीं होने देगी। लेकिन यूनिया, वह उसका हाथ आगे बढ़ा, अनजाने में उसकी बांह को छू गया। उसका शरीर डर से थोड़ा कांप उठा।
वह युनशु को 10 साल पहले के उस समय की याद दिला रही थी जब जी यून्या ने उसे लगभग मार ही डाला था। युनशु दर्द से भरे दिल से उसे गले लगाने से खुद को नहीं रोक सका और दांत पीसते हुए कसम खाए, चिंता मत करो, वह लंबे समय तक आत्मसंतुष्ट नहीं रहेगी। कांग जिनिक्सियन युनशु की बाहों में झुक गई, उसकी आंखों की गहराई में एक मुस्कान तैर गई। अध्याय 157 भाग्य बहुत कठिन, स्वर्ग नहीं लेगा _4। जी यून्या, अगर तुम बाहर रहती तो हम तुम्हें मरा हुआ मानकर एक दूसरे को अकेला छोड़ देते, लेकिन तुम तो मौत की तलाश में वापस आने पर अड़ी रही, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आह्वान को याद आया कि उसे अभी भी खाने के लिए युनशु पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए उसने एक कमरा साफ किया जो आमतौर पर अस्त व्यस्त रहता था। हालांकि वह साफ सुथरा दिख रहा था पर बहुत गंदा था, तरह तरह की चीज़ों से भरा हुआ था और रहने लायक बिल्कुल नहीं था। मिस यूनिया, आपकी वापसी अचानक हुई, इसलिए हमने पहले से तैयारी नहीं की। आपको एक रात के लिए काम चलाना होगा और हम कल आपके लिए ज़्यादा साफ कमरा ढूंढ देंगे। आप क्या सोचती हैं? यूनिया दरवाजे पर खड़ी रही, अंदर कदम भी नहीं रखा। आह्वान ने लड़की की ओर देखा, उसकी पार्श्व आकृति प्रकाश में जैद की तरह चमक रही थी, इतनी सुंदर कि कोई अपनी सांस रोक ले। अचानक आह्वान के दिमाग में एक वाक्यांश कौंधा, एक ऐसी सुंदरता जो साम्राज्यों को गिरा सकती है। बेमिसाल सुंदरता वाली प्राचीन कहावत का मतलब शायद यही होता होगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उसका व्यवहार भी बेहद विशिष्ट था, उसकी हर हरकत में एक स्फूर्तिदायक लालित्य झलकता था जिससे उसे देखना एक सुखद एहसास होता था। यदि मिस आहजियान की तुलना स्वच्छ जल से की जा सकती है जिसमें कोमल हरी लहरें हैं, नर्म और पारदर्शी, तो मिस यूनिया की तुलना उज्ज्वल चंद्रमा से की जा सकती है जो ऊंचा और अछूता दैदीप्यमान है। चांदनी साफ पानी में प्रतिबिंबित हो रही थी, फिर भी वह एक मृग तृष्णा थी जो हल्के से स्पर्श से बिखर जाती थी। पानी लहरों के साथ बह गया, लेकिन चांद शाश्वत चांद बना रहा। जबकि आह्वान अपने सन की विचारों में खोई हुई थी, यूनिया मुस्कुराई, क्या यह एक भिखारी के रहने के लिए है? आह्वान को आश्चर्य हुआ, फिर उसने जल्दी से जवाब दिया, मिस यूनिया, इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है, इसलिए कृपया एक रात के लिए इसे सहन कर लें। युवा लड़की की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं और उसकी आंखों से एक आकर्षण बह निकला जो एक सौम्य छेड़खानी और स्नेह भरी झलक दिखा रहा था जिसने आह्वान को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। बस कर लो, मेरी दुनिया में कभी कोई बस कर लो वाली बात नहीं होती। अपनी बात पूरी करते ही वह मुड़ी और चली गई। आह्वान उसके पीछे दौड़ा, मिस यूनिया, आप कहाँ जा रही हैं? यूनिया दूसरी मंजिल के आखिर में बने दरवाजे तक गई। यही वो कमरा था जहां वो और म्याऊं म्याऊं रहा करते थे। दरवाजा खोलें, यह मिस आहजियान का कमरा है। आह्वान फुसफुसाया। यूनिया की ठंडी आवाज ने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, मैंने कहा था दरवाजा खोलो। आह्वान मुश्किल में थी। मिस आहजियान घर की मालकिन की बहुत बड़ी कृपापात्र थी और वह उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन मिस यूनिया भी बहुत बड़ी लग रही थी। आखिरकार वह भी तो एक नौकरानी ही थी। उस समय युनशेन एक दरवाजे से बाहर आया, उसकी निगाहें ठंडी थीं जब उसने यूनिया की ओर देखा। तुम क्या कर रही हो? यूनिया ने कमरे की ओर इशारा करते हुए अपने होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, पिताजी, क्या मेरा अपने कमरे में लौटना गलत है? युनशेन की भौहें सिकुड़ गईं, यह अब जिनिक्सियन का कमरा है। यहाँ कोई उपद्रव मत करो वरना मैं तुम्हें अभी बाहर निकलवा दूंगा। यूनिया अचानक हंस पड़ी, पिताजी, क्या आपको पता है कि आप किसकी ज़मीन पर खड़े हैं? क्या आपको ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? वह मुश्किल से पूछ पाए, मुझे बाहर निकालने का आपको क्या हक है? अगर किसी को जाना चाहिए तो वो आपको ही जाना चाहिए। युनशेन की आंखें सिकुड़ गईं और यूनिया को देखते हुए उसकी निगाहें और तेज हो गईं। उसे इस विला का संपत्ति का दस्तावेज और जमीन का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा था और उसे पता भी नहीं था कि जीहुआक्सी ने उन्हें कहाँ रखा है, लेकिन फिर भी वह कई सालों से यहाँ आराम से रह रहा था। हालांकि यूनिया की बातों ने उसे अचानक खुद पर शक करने पर मजबूर कर दिया। भोज में बताई गई वसीयत के साथ क्या वह इसलिए इतनी घमंडी हो सकती है क्योंकि जीहुआक्सी ने सचमुच वसीयत छोड़ी थी और उस वसीयत की विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका दिल एक पल में बैठ गया और युनशेन ने अपने कमरे में वापस जाने से पहले यूनिया को एक और नज़र से देखा। यूनिया के होंठों पर एक हल्की उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। उसने चारा खा लिया था। ये देखकर कि मालिक ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, आह्वान के मन में मिस यूनिया के लिए एक खास तरह की प्रशंसा का भाव पैदा हुआ। तभी कांग जिनशियान ऊपर आए और उसने दोनों को अपने कमरे के दरवाजे पर इकट्ठा देखकर पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? आह्वान ने यूनिया पर एक नज़र डाली, उसके शब्द झिझकते और लड़खड़ाते हुए थे, लेकिन यूनिया ने उसे रोक दिया। आंटी आहजियान, मुझे आशा है कि आप मेरे कमरे में आराम से होंगी। कांग जिनशियान को तुरंत समझ आ गया कि उसका क्या मतलब था। उसने अपनी आस्तीन में हाथ कसकर भींच लिया और मुस्कुराते हुए बोली, तो ये पहले तुम्हारा कमरा था। अब जब तुम वापस आ गए हो तो मुझे इसे तुम्हें वापस कर देना चाहिए। वह आह्वान की ओर मुड़ी, आह्वान, दरवाजा खोलो। यूनिया ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, मैं तो बस अपना सामान वापस ले रहा हूँ, इसलिए धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी आहजियान, क्या आप सहमत नहीं हैं? उस मुस्कुराहट से कांग जिनिक्सियन की त्वचा से हर उठी और वह केवल सहमति में सिर हिला सकी। अब जी यूनिया के साथ विवाद शुरू करना व्यर्थ था, बेहतर था कि उसकी बात मान ली जाए और युनशु और युनशेन की नज़रों में उदारता की प्रतिष्ठा अर्जित की जाए। जी यूनिया, आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। अगर यूनिया को पता होता कि वो क्या सोच रही है तो वो ज़रूर हंस पड़ती, आखिर कौन है जो अपनी कब्र खुद खोद रहा है? देखते हैं, बस इंतजार करते हैं। आह्वान ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अध्याय 158 भाग्य बहुत कठिन है, स्वर्ग नहीं लेगा _5। उसके और मियाओ मियाओ के अस्तित्व के सारे निशान पूरी तरह मिट चुके थे, सिर्फ एक राजकुमारी थीम वाला बॉडोयो बचा था। उसमें कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी परीक्षा की दुनिया में कदम रख दिया हो।
हल्के बैंगनी रंग का वॉलपेपर कल्पना से भरा था। बीच में एक बड़ा और शानदार राजकुमारी बिस्तर था, जिसके बैंगनी पर्दे चारों कोनों से फैले हुए थे और फर्श से छत तक की खिड़कियों से आती हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। युनशू ने वास्तव में उसे एक राजकुमारी की तरह पाला है। हो। यूनिया सोफे के पास जाकर बैठ गई और जालीदार पर्दों की ओर इशारा करते हुए बोली, इन्हें मेरे लिए उतार दो। आहुआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। मिस यूनिया। यूनिया ने अव्यक्त अधिकार के भाव से अपनी बाहें उठाईं और आहुआन ने धीरे से अपना सिर नीचे किया और चुपचाप पर्दे उतारने चली गई। यूनिया ने उसे पर्दे हटाने, काम जिनसे का सारा सामान समेटने और बाहर फेंकने का निर्देश दिया। आखिरकार वह वॉक इन क्लोजेट की ओर चली गई। कपड़ों, जूतों, गहनों और बैगों की चकाचौंध भरी कतार को देखते हुए उसके होंठ उपहास से सिकुड़ गए। तुम्हारे पास इस कमरे से सब कुछ बाहर फेंकने के लिए 15 मिनट हैं। ये कहने के बाद उसने आहुआन के चेहरे पर लगभग गिरते हुए भाव की परवाह नहीं की, सोफे पर बैठ गई और खेलने के लिए अपना फोन निकाल लिया। आहुआन पसीने से लथपथ होकर पीछे पीछे दौड़ी, लेकिन देर न कर सकी। काम जिनिक्सियन ने अपने सामान को धीरे धीरे बाहर जाते हुए देखा और अपनी मुट्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। तभी काम जिनसे ने शोरगुल सुना और युनशेन के कमरे से बाहर आया। उसके लोकट सिल्क की नाइटगाउन के ऊपर उसका बड़ा कोट ओढ़ा हुआ था। उसके बाल अभी भी हाल ही में नहाए थे, जिससे वह टपक रही थी और रोशनी में वह एक मनमोहक, कामुक और मोहक लग रही थी। काम जिनिक्सियन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और फिर धीरे धीरे बाहर की ओर लहरें मारने लगीं। हालात देखकर काम जिन से खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। ये लड़की हद कर रही है, देखते हैं मैं इससे कैसे निपटती हूँ। वो कमरे में भागते हुए जाने ही वाली थी। काम जिनशियान ने उसे रोकते हुए कहा, बहन जाने दो। यूनिया का वापस आना आसान नहीं है। जब तक वह खुश है यही मायने रखता है। काम जिनसे ने उसके माथे पर थपथपाया, तुम अभी भी बहुत कोमल हृदय हो। लोग तुम पर हावी हो जाते हैं और तुम एक शब्द भी नहीं बोलती। मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। काम जिनशियान ने कोट पहचान लिया। ये वही कोट था जो युनशेन ने पिछली रात उसे पहनाया था, लेकिन एक दिन के अंदर ही ये किसी और औरत के पास पहुंच गया। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं और उसने अपने चेहरे का पीलापन छिपाने के लिए जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। बहन, ये जगह अभी भी यूनिया का घर है और मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ। काम जिनसे ने उपहास किया, उसका उपनाम जी है, जबकि यह यून परिवार का घर है। वैसे ये किसका घर है? काम जिनिक्सियन ने धीरे से कहा, लेकिन मेरा उपनाम भी यून नहीं है। काम जिनसे ने उसे निराशा से घूरा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? आंटी यून क्या सोचेंगी? वह तुमसे बहुत प्यार करती है, वह कितनी निराश और आहत होगी। बस अब इस बारे में और मत बोलो। याद रखो कि तुम यून परिवार की युवा कुमारी हो। उसकी नज़रें कमरे की ओर घूम गईं। जी यूनिया खुद को क्या समझती है? यूनिया के होंठ मुड़ गए। तो क्या उसने सोचा कि वह कोई नहीं है? वह अपने कार्यों से उन्हें दिखाती थी कि वह वास्तव में कौन थी। शोरगुल सुनकर युनशू ऊपर आए और काम जिनिक्सियन के कमरे में फैली गंदगी पर नजर डाली। उसका चेहरा और भी काला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय काम जिनिक्सियन का हाथ पकड़ लिया, ये सुझाव देते हुए कि वे एक साथ सोएंगे। काम जिनसे ने प्यार से उसका हाथ थपथपाया और कमरे में प्रवेश करने से पहले वह एक बार फिर देखने के लिए पीछे मुड़ी। काम जिनसे युनशेन के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने लापरवाही से अपने कंधों से कोट को नीचे गिरा दिया, गर्व से अपनी छाती को बाहर निकाला, फिर दरवाजा खोलते समय अपनी सबसे आकर्षक मुस्कान प्रकट की। काम जिनिक्सियन की आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ गए, फिर भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। 20 मिनट बाद बवंडर की तरह आहुआन ने आखिरकार कमरे को कुछ हद तक सामान्य बना दिया, कम से कम यूनिया के मानक के अनुसार। इस कमरे में पूरे विला में सबसे अच्छी रोशनी थी, जिसे उसके दादा ने जानबूझकर उसके और म्याओ म्याओ के लिए सुरक्षित रखा था। बालकनी की फर्श से छत तक की खिड़कियों से खड़े होकर घर के पीछे के पूरे पहाड़ का नज़ारा देखा जा सकता था। यूनिया ने बिस्तर की चादर और रजाई की ओर इशारा करते हुए अपने पतले होठों को थोड़ा खोलते हुए कहा, इन सबको बदल दो। उसे वह सब कुछ घृणित लगा जिसमें काम जिनिक्सियन सोया था। आहुआ ने एक क्षण रुककर बिना देरी किए उसका पालन करने का निर्णय लिया। जल्द ही आहुआ ने बिस्तर को फिर से बिछा दिया। एकदम नई बेदाग सफ़ेद चादरें और दुबेट बिछा दिए, जो बर्फ के टुकड़ों की तरह साफ और सफ़ेद थे। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, यूनिया ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। आहुआ ने जल्दी से हाथ हिलाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुभ रात्रि मिस यूनिया, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गई और ध्यान से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में पुनर्तः सन्नाटा छा गया। यूनिया ने अपना फ़ोन रख दिया, खड़ी हुई और कमरे में टहलने लगी। कल वो वॉलपेपर हटवाएगी, बिस्तर और फर्नीचर बदलवाएगी और उसने वॉक इन क्लोजेट में कुछ नए कपड़े रखने की योजना बनाई है। अध्याय 159-098 भाग्य बहुत कठिन, स्वर्ग नहीं लेगा _6। इन विचारों के साथ यूनिया ने अपना सूटकेस खोला जो वह अपने साथ लाई थी, जिसमें बस कुछ कपड़े और कुछ साधारण टॉयलेटरीज थीं। उसने एक तौलिया, पजामा और अपने टॉयलेटरीज लिए और बाथरूम में चली गई। जल्द ही अंदर से शॉवर से पानी छिड़कने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा चुपचाप थोड़ा सा खुला और आहुआन ने बाथरूम की ओर झांका, फिर ध्यान से अंदर चली गई। उसने यूनिया के बैग में हाथ डाला, बटुआ उसकी जेब में डाला और जाने के लिए तैयार हो गई। फिर कॉफ़ी टेबल पर रखे मोबाइल फ़ोन पर नज़र डालते हुए उसने एक पल सोचा और उसे भी पकड़ लिया। आखिरकार ये वही था जो उस महिला ने खुद उसे करने के लिए कहा था। वह कोई चोर नहीं थी। यूनिया अपने बाल सुखाते हुए बाथरूम से बाहर आए और उसने कॉफ़ी टेबल पर अपना बिखरा हुआ बैग और गायब सेलफोन देखा। उसके लाल होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ लोग तब तक सबक नहीं सीखते जब तक वे अपना ताबूत न देख लें। उसने इत्मीनान से अपने सारे कपड़े अलमारी में रख दिए, चेहरे पर क्रीम लगाए और लकड़ी की कंघी से अपने बिखरे गीले बालों को सुलझाया। आईने में अपने नाजुक चेहरे को देखते हुए उसने धीरे से अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
जब वह चारों ओर देखती तो उसकी आंखें आकर्षण से चमक उठतीं। उठकर वह दरवाजे की ओर चली गई। अध्ययन कक्ष। युनशू ने एक गोरी महिला का बटुआ पलटा जिसमें $100 से ज्यादा के छोटे मोटे नोट, कुछ बैंक कार्ड थे लेकिन और कुछ नहीं। बैंक कार्ड घरेलू नहीं थे, खासकर काला वाला। युनशू ने भौहें चढ़ाईं, क्या ये गोल्डन पीनी कार्ड नहीं है? युनशेन ने उस पर नजर डाली, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने उसे उठाया, उसकी उंगलियां निचले दाएं कोने को सहला रही थीं और भारी आवाज में कहा, हाँ यही है। युनशू ने आश्चर्य से कहा, इस लड़की को ये कैसे मिला? गोल्डन पीनी कार्ड अपने आप में मूल्यवान था और एक खास शक्ति और धन का प्रतीक था, खासकर इसलिए क्योंकि इसे हुआ देश के सम्मान में बनाया गया था, जिससे ये देश में एक महत्वपूर्ण और बेहद वांछनीय संग्रहणीय वस्तु बन गया। फिर भी यह इतना दुर्लभ था कि कहा जाता था कि देश में इसका कोई प्रचलन नहीं था। युनशू को उम्मीद नहीं थी कि वह जी यून्या के बटुए में मिलेगा जो एक आम बैंक कार्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा था। आखिर इतने सालों से ये लड़की क्या कर रही थी? युनशू को लगा कि उसे जी यून्या को कम नहीं आंकना चाहिए। जो जाल से बच निकली वह सबसे खतरनाक थी, खासकर उसे 10 साल तक बड़ा होने का मौका देने के बाद। अब जब वह अपनी मर्जी से लौटी थी तो जाहिर था कि वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। एक पल में युनशू का दिल बैठ गया। युनशेन ने फोन अनलॉक किया बिना पासवर्ड के। उंगली हिलाने पर स्क्रीन चमक उठी। ये लेटेस्ट आईफोन प्लस 7 था। वॉलपेपर पर यून्या और एक लड़के की सेल्फी दिख रही थी। दोनों झूले पर बैठे थे और यून्या का सिर लड़के के कंधे पर टिका हुआ था। बैकग्राउंड में तेज धूप थी लेकिन उनकी मुस्कान सूरज को भी फीका कर रही थी। लड़के के चेहरे की बनावट नाजुक थी और आंखें साफ थी तथा वह यून्या से 7-8 इंच मिलता जुलता था। युनशेन की उंगलियां अचानक तनावग्रस्त हो गईं। युनशू ने उस पर नजर डाली और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वाकई हमने उसे कम आंका था। युन मियाओ को उसने जरूर छीन लिया था, लेकिन उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उस समय सिर्फ 5 साल की बच्ची, उसके पास हमारी नाक के नीचे युन मियाओ को ले जाने और हमारे भेजे हत्यारे से निपटने की अद्भुत क्षमता कैसे हो सकती है? वह समझ नहीं पाए। अचानक उसने युनशेन की ओर देखा जो भी वैसा ही कर रहा था। वे बिना कुछ कहे ही एक दूसरे को समझ गए। अरे अगर कोई पीछे से उसकी मदद नहीं कर रहा था तो वह हत्यारे के पीछे से कैसे बच सकती थी? और वह व्यक्ति? युनशेन के पतले होठों ने ठंडे स्वर में कहा, किनजुवान। युनशू उससे बहुत परिचित थी और वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी, तो वह उसके साथ शामिल हो गई। उसकी माँ का पुराना प्रेमी, माँ और बेटी एक ही बूढ़े आदमी की देखभाल कर रही हैं। किनजुवान की किस्मत कम नहीं है। युनशू के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। युनशेन ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाईं, लेकिन जो कुछ वह कहना चाहता था उसे रोक लिया। युनशू ने उसकी ओर देखा, किनजुवान जिसे जी परिवार से निकाल दिया गया था, वह तुम्हारा ही काम था, है न? युनशेन ने अपने होंठ भींच लिए, चुप हो गया। युनशू हंसा, शाबाश जीलानी, वह चुलबुली औरत। उसके बाद तुम्हें हुक्म चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। तुम्हें उसे संभालने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाने होंगे। युनशेन ने फोन की तरफ देखा। कॉन्टैक्ट लिस्ट साफ थी और मैसेजिंग ऐप भी साफ था कि सब कुछ मिटा दिया गया था। तभी स्क्रीन अचानक काली हो गई और एक खोपड़ी उभरी जिसकी भयावह हंसी ऐसी लग रही थी जैसे दिल का दौरा पड़ने वाला हो। क्या किसी और के फोन में ताक झांक करना मजेदार है? खोपड़ी का मुंह खुला और बंद हुआ जैसे अंदर से एक भयावह पुरुष की आवाज आई, जिससे युनशेन इतना चौंक गया कि उसने लगभग फोन फेंक दिया। तभी खून की धारा बहने लगी जिससे स्क्रीन लगभग पूरी तरह ढक गई और वह भयावह लगने लगी। इसमें घोषणा की गई, जासूस मृत्यु से पूरे परिवार तक। ओह हा, आवाज तीखी और भयावह थी, किसी राक्षसी चीख की तरह, इतनी डरावनी कि सिर में झुंझुनी हो जाए और घुटने कमजोर पड़ जाएं। युनशू ने डर के मारे अपनी छाती थपथपाई, उसकी भौहें घृणा से भर गईं। यह क्या बकवास है? ये बहुत घिनौना है। युनशेन ने स्क्रीन पर देखा जहां एक खोपड़ी अपनी खाली काली आंखों के गड्ढों के साथ चुपचाप उसे घूर रही थी, मानो वह एक भंवर हो जो आसानी से लोगों को अपनी ओर खींच रहा हो। युनशेन के पतले होंठ थोड़े से मुड़े, मेरे सामने ये छोटी मोटी हरकतें करना बंद करो, ये किसी विशेषज्ञ के सामने अपनी थोड़ी सी कुशलता दिखाने जैसा है। अचानक खोपड़ी गायब हो गई और स्क्रीन पर केवल वयस्कों के लिए विस्फोटक चित्र आ गए, साथ ही मम्स और आह की शर्मनाक सिम्फनी भी आ गई, जिससे युनशेन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। युनशू का चेहरा सख्त हो गया। आखिरकार ये सब उसके बेटे के सामने हो रहा था और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपना सिर घुमा लिया और मन ही मन कोसने लगी। युनशेन की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि ये आवाज़ें उसके कानों में शैतानी फुसफुसाहट जैसी लग रही थीं और वह खुद भी अप्रभावित था, लेकिन असल बात यह थी कि उसकी माँ अभी भी वहाँ थी। कितनी शर्मनाक बात थी। हालांकि वह उसे बंद नहीं कर सका क्योंकि फ़ोन नियंत्रण से बाहर था। वह फ़ोन ज़मीन पर पटकने ही वाला था कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। युनशू ने गला साफ किया और जोर से बोली, कौन है? किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दस्तक जारी रही। युनशू और युनशेन ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी नज़र एक साथ उस फोन पर पड़ी जिसे युनशेन ने पकड़ रखा था। शर्मनाक आवाज़ें जारी रहीं और यहाँ तक कि तेज होती गईं, जिससे स्पष्ट रूप से उनके गाल लाल हो गए। युनशू उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। दरवाजे पर एक युवती खड़ी थी जिसकी भौहें खुशी से उठी हुई थीं और होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, फ़ोन पर आ रही आवाज़ें और तस्वीरें गायब हो गईं और फ़ोन सामान्य हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युनशू ने ठंडे स्वर में पूछा। मिस यून्या उसके पास से गुजरकर कमरे में प्रवेश कर गईं। यह अध्ययन कक्ष कभी उसके दादा का था। यहीं उसके दादा को सच्चाई का पता चला था और वे सचमुच गुस्से से मर गए थे। युनशेन, हर दिन यहाँ बैठकर क्या आपको दोषी या पश्चाताप महसूस नहीं होता? मेरा बटुआ और फ़ोन तुम्हारे पास यहाँ क्यों है? यूनिया की नज़र युनशेन के हाथ में रखे फ़ोन से हटकर मेज पर लापरवाही से फेंके गए सफ़ेद बटुए पर पड़ी जिसमें बैंक कार्ड निकालकर बिखरे पड़े थे। युनशू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जी यूनिया, मेरे साथ मूर्खता मत करो।
यूनिया ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मुझे अपने पिता और दादी की ईमानदारी पर भरोसा है, वे ऐसा काम नहीं करेंगे। ये किसी गंदे और गंदे विचारों वाले व्यक्ति ने ही किया होगा। हम ऐसे व्यक्ति को घर में कैसे रख सकते हैं? अगर आज बाहर वालों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे यून परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? युनशु को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही है और उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? यूनिया ने भौहें चढ़ाईं, जाहिर है पूरी जांच जरूरी है। चिंता मत करो दादी, मैं तुम्हें संतोषजनक स्पष्टीकरण जरूर दूंगी। ये कहकर वह आगे बढ़ी, अपना बटुआ उठाया और हर कार्ड को करीने से रख दिया, फिर युनशेन की ओर हाथ बढ़ाया। युनशेन ने फोन उसे वापस करने से पहले एक पल के लिए उसे गौर से देखा। जैसे ही यूनिया युनशु के पास से गुजरी, वह रुकी और मुस्कुराते हुए बोली, दादी क्या आप आकर देखना नहीं चाहेंगी? आखिरकार आप ही यहाँ की प्रभारी हैं और आपके होने से कुछ अधिकार जुड़ जाता है। मैं युवा और भोली हूँ, इसलिए मुझे आपके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होगी। दांत पीसते हुए युनशु ने उसे घूरते हुए कहा, जी यूनिया, बेहतर होगा कि तुम अपना व्यवहार ठीक रखो, वरना। यूनिया ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, दादी आप विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसे बढ़ावा नहीं दे सकती। अगर यह सब लंबे समय तक चलता रहा और बात फैल गई तो हमारे यून परिवार को बदचलन कह दिया जाएगा, जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर उसने युनशु के गुस्से से भरे चेहरे को देखना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। आहुआन कपड़े उतारकर सोने की तैयारी कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। पास जाकर उसने देखा कि मिस यूनिया थी। वह तुरंत घबराई हुई मुद्रा में कुछ कहने ही वाली थी कि यूनिया ने उदासीनता से कहा, सभी नौकरों को बैठक कक्ष में इकट्ठा करो, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। अपने कंधे को उदासीनता से मोड़ते हुए बोलने के बाद वह चली गई। उसकी पतली आकृति आहुआन की आंखों में एक लोहे जैसी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली छवि बना रही थी। मिस यूनिया क्या करने की योजना बना रही थी? आहुआन ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और आदेश का पालन करने में तेजी दिखाई। 3 मिनट बाद लिविंग रूम में यूनिया सोफे पर बैठी थी, उनके दाहिनी ओर युनशु और युनशेन सोफे पर बैठे थे। लिविंग रूम के फर्श पर 8 नौकर सिर झुकाए खड़े थे। कुछ सफाई के लिए जिम्मेदार थे, कुछ रसोई के लिए, कुछ बगीचे के लिए। असल में यून परिवार के सभी नौकर जो कई सालों से परिवार के साथ थे। उनमें एक नई रसोई की नौकरानी भी थी जिसने अभी अभी काम शुरू किया था और मिस यूनिया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे कुछ बार और देखे बिना नहीं रह सकी। जब यूनिया की नज़र एक पल के लिए उनसे मिली तो नौकरानी डर के मारे लगभग उछल पड़ी और जल्दी से अपना सिर नीचे करके ठीक से खड़ी हो गई। तो ये थी मिस यूनिया, जिन्हें बचपन से ही स्वास्थ्य लाभ के लिए विदेश भेजा गया था। वो बेहद खूबसूरत थी, मिस आसियान से कई गुना ज्यादा। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।